जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं बाबा रामदास और आज मेरे साथ एक बहुत ही विशिष्ट अतिथि हैं गौरव बंसल जी। गौरव भाई राम राम। राम राम जी। तो मित्रों, गौरव भाई का एक लाइन में परिचय अगर देना हो तो ही इज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स और अर्थशास्त्र के खुद छात्र हैं और बच्चों को पढ़ाते भी हैं। जो हायर स्टडीज बच्चे करते हैं, यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं, उनको इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। गौरव भाई, पहले तो ये बता दीजिए ना, आम आदमी का आमतौर पे इकोनॉमिक्स की जो शब्दावली है ना, उससे आम आदमी का बहुत ज्यादा परिचय होता नहीं और समझ नहीं पाता, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। तो एक जी बार बेसिक फंडामेंटल्स क्या है इकोनॉमिक्स के, पहले तो ये समझा दीजिए, उसके बाद बातचीत शुरू करते हैं। जी गौरव भाई। जी, प्रणाम। दर्शकों को भी प्रणाम। जी जी। देखिए, डिसीजन मेकिंग को समझने का काम है इकोनॉमिक्स। आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो आप किस प्रकार बाजार में खरीदारी करेंगे। अगर आप अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आप किस प्रकार प्रोडक्शन करेंगे। अगर आपको कुछ दुकान पे सामान बेचना है तो आप कैसे बेचेंगे। तो क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसके बेसिस पे आप अपना डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं। इस चीज को हम समझते हैं। डिसीजन तो हर एक को लेना है। इकोनॉमिक्स में हमारा पर्पस होता है कि हम लोगों के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके। अगर हम एक बार समझ जाए लोग कैसे डिसीजन ले रहे हैं तो हम उनको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। जैसे लोग सिगरेट खरीदते हैं, हम चाहेंगे लोग सिगरेट कम खरीदे तो हम उसके लिए क्या पॉलिसी बनाए। हम चाहते हैं लोग सोलर पैनल ज्यादा खरीदे तो हम उसके लिए क्या पॉलिसी बनाए। हम चाहते हैं कि लोग डीजल कार कम पर प्रयोग करें तो उसके लिए क्या पॉलिसी बनाए, क्योंकि डीजल कार पेट्रोल कार के मुकाबले 6 गुना ज्यादा पोल्यूशन करती है। तो जैसे हम बाजार में जब कुछ खरीदते हैं तो दो चीजें उसे प्रभावित करती है, एक तो कीमत और एक हमारी जेब में पैसे। जेब में पैसे ज्यादा होंगे तब भी हम ज्यादा खरीदेंगे, कीमत ज्यादा होगी तो हम कम खरीदेंगे। तो अगर मुझे किसी चीज की डिमांड बढ़ानी है तो मैं क्या करूंगा, मैं उसकी कीमत कम करने की कोशिश करूंगा। उसके लिए सरकार सब्सिडी देती है, टैक्स घटाती है। किसी चीज की डिमांड को हमें कम करना है तो हम उस पर टैक्स बढ़ा देते हैं, जैसे सिगरेट शराब पे बहुत अधिक टैक्स लगता है। तो हम डिसीजन मेकिंग को समझना चाहते हैं और उसके बेसिस पे सब लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं कि जो भी आप डिसीजन ले, निर्णय तो हर एक को प्रतिदिन लेने ही है, बस वो सारे निर्णय राष्ट्र के हित में हो। या जो भी हम जिसके लिए भी वो पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं, अगर मैं देश के लिए पॉलिसी बना रहा हूं तो देश के हित में हो। अगर मैं किसी कंपनी के लिए काम कर रहा हूं तो उस कंपनी के। तो इसको तो कोई भी प्रयोग कर सकता है। जी। खुद को, हाँ। गौरव आपके। भाई ये हाँ बताइए। जी, आपकी बात सही। हाँ गौरव भाई ये बताइए, पंजाब जो है आज से करीब 20-25 साल पहले, 2 दशक पहले, भारत का सबसे संपन्न राज्य हुआ करता था। जी जी आज तकरीबन हर पैरामीटर पे जी पंजाब पीछे चला गया है। जी जी तो क्या यहाँ की सरकारों से इकोनॉमिक जो डिसीजंस थे, जी अर्थव्यवस्था, पंजाब की अर्थव्यवस्था बिगड़ती चली गई। आज पंजाब पे सबसे ज्यादा कर्ज है पूरे देश में, सब, जबकि पंजाब जी रिलेटिवली एक बहुत ही छोटा राज्य है जी 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 और बहुत ही छोटी सी जनसंख्या है। जी इसके बावजूद पंजाब पर बहुत ज्यादा कर्ज है, बहुत बड़े बड़े स्टेट से बहुत ज्यादा। जी तो आखिर क्या कारण है कि पंजाब इकोनॉमिक्स के हर पैरामीटर में इस जी तरफ फिसलता जा रहा है? इसके पीछे आप, क्या यहाँ के हुक्मरानों, यहाँ के जो हमारी जो सरकारें रही, उनका दोष लीडरशिप है? है। जी बताइए। जी। कारण में जाने से पहले क्या एक बार नंबर्स देख ले, क्योंकि कई बार जब हम बात करते हैं लोगों को समझ नहीं आता कि कितना उधार है, कितना पीछे है। हम आमतौर पे बात करते हैं पंजाब हरियाणा को साथ में जोड़ करके, पंजाब हरियाणा में ऐसे होता है या वहां ऐसे होता है। तो एक बार ये तो समझ ले पंजाब हरियाणा में आज फर्क कितना हो गया। जी। जी बता, बोलिए आप बोलिए, मुझे आप सुन बोलिए पा भाई। रहे हाँ हैं? हाँ जी जी। हाँ। तो मैं दो चार कुछ नंबर बताना चाहूंगा जी पहले। तो मैं बताइए। एक बार आपको बताता हूँ देश में वो कौन कौन से राज्य हैं जिन पे सबसे ज्यादा उधार है।
देश में पहले नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश। जितना वो पूरे साल में पैदा करते हैं उसका 53% उधार है। उसके बाद पंजाब, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मेघालय। आपने लिस्ट में देखा तो मैंने 5 नाम लिए, 5 में से 4 नाम थे अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय। इसमें पंजाब क्या कर रहा है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स अंडर डेवलप्ड है। नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स में पॉपुलेशन कम है, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स में कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। उन स्टेट्स के ऊपर कर्जा होना समझ में आता है। यहां तो बिहार उड़ीसा तक नहीं है, झारखंड नहीं है, पंजाब इस लिस्ट में क्यों? और वो भी दूसरे नंबर पर। पंजाब के ऊपर 47% कर्ज है, जितना वो टोटल साल भर में सब लोग मिलाकर कमाते हैं पूरे पंजाब में, उसका 47%, 47% पंजाब पे कर्ज है। इसके कंपैरिजन में अगले नंबर पे जो नॉर्थ ईस्ट से बाहर कोई अगर स्टेट है तो वो होगी सर हिमाचल। एक मिनट, मान जी लीजिए जी एक आदमी लाख रुपया महीना या साल में लाख रुपया कमाता है, तो उस पे जी 47,000 का कर्जा भी है, जी जी जी। अगर इसको आम पंजाब भाषा की में स्टेट पर समझा जाए। आम भाषा में समझा जाए तो आप कह सकते हैं कि हाँ, पंजाब की सरकार पे इतना कर्ज है कि प्रति व्यक्ति वही डिवाइड करेंगे तो हाँ, 47,000 आ मैं एक जाएगा। जी व्यक्ति जी पे, जी सरकार को एक व्यक्ति अगर मान लो तो वो लाख रुपया जी जी कमाता है और 47,000 रुपये का कर्जा है। जी अब आगे बताइए आप। जी जी। अच्छा, पंजाब और हरियाणा में सबसे चौंकाने वाला डेटा मैं दूंगा जीएसटी के साथ। पूरे देश में एक महीने में मान लीजिए 1400 रुपए हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं। ये 1.4 लाख है, मैंने सिंपल करने के लिए 1400 कर दिया इसे। तो 1400 रुपए जीएसटी में पंजाब में सिर्फ 19 रुपए कलेक्ट होते हैं, 2% से भी। हरियाणा में 80 रुपया कलेक्ट होता है। अब देख रहे हैं 80 रुपया और 19 रुपया, जबकि पंजाब में जनसंख्या ज्यादा है। 1400 में से 80 रुपए हरियाणा जीएसटी कलेक्ट करता है और पंजाब सिर्फ 19 रुपए कलेक्ट करता है। गुजरात 100 रुपए कलेक्ट करता है, महाराष्ट्र 280 रुपए कलेक्ट करता है। अब देखिए पंजाब कितना छोटा रह गया महाराष्ट्र के आगे। अब इसका एक मैं थोड़ा सा आपको घुमा के मतलब बताऊंगा, जिसको इकोनॉमिक्स में हम थोड़ा एनालिसिस कहते हैं। तो पंजाब में अगर हम इनकम को देखेंगे, आज जो कमा रहे हैं पंजाब के लोग, तो वो हरियाणा के मुकाबले लगभग 60% है। मतलब हरियाणवी 1.5 गुना कमाता है पंजाबी के मुकाबले। लेकिन हरियाणा में जो टैक्स सरकार को मिल रहा है, जीएसटी जो मिल रहा है, वो पंजाब के मुकाबले 4 गुना या 5 गुना है। तो पंजाब में इसका मतलब ये है कि सर जी जी एक जी मिनट, अगर आप ये जी कह जी देंगे कि हरियाणा का आदमी पंजाब के तुलना में 1.5 गुना ज्यादा कमाता है, जी जी मतलब जी, ये अगर नंबर पंजाब है का जी। आदमी 100 रुपये, सर पंजाब का आदमी 100 रुपये कमाता है, सॉरी हरियाणा का आदमी, पंजाब का आदमी 100 रुपये कमाता है, हरियाणा का आदमी 150 रुपये कमाता है, जी तो जी। सर इस बात पे तो पंजाबी तो बहुत हमसे, मेरे से तो बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे कि भाई तो ये तो सीता सीता शेर पुत्र होंगे हैं, अभी तो शेर पंजाब पुत्र कम किसी भी कैसे लिस्ट कमा में रहा है सर, इतना कम कहीं क्यों टॉप कमा पर रहा है नहीं है। सर? जी, ये तो 1985 के बाद से लगातार पिछड़ता चला गया, क्योंकि ग्रोथ रेट कम है। पंजाब का ग्रोथ रेट है 4.2%। मतलब हर साल उनकी जो इनकम बढ़ती है वो 4% बढ़ रही है। हरियाणा की इनकम बढ़ रही है 9.25%। तो दुगने से हरियाणा भी उस ज्यादा। समय पंजाब से आधी, जी डबल से भी ज्यादा। हरियाणा में उस समय पंजाब से आधी पर कैपिटा इनकम थी, मतलब प्रति व्यक्ति आय आधी थी 1985 के आसपास। तब से अब तक हरियाणा उससे 1.5 गुना पे आ चुका है। पूरे देश की एवरेज 6.5% है, पंजाब देश की एवरेज भी नहीं कमा पा रहा है। पंजाब पूरे देश से पिछड़ रहा है। हरियाणा पूरे देश से आगे जा रहा है, पंजाब पूरे देश से पिछड़ रहा है। जी इसका कारण क्या है? जी जी जी। पिछड़ने अच्छा, का मैं कारण एक क्या मिनट है? रुकिए बस। मैं पिछला वाला अपना लाइन एक बार कंप्लीट करूं, फिर मैं कारण पे आ रहा हूं बस। जब मैंने आपको कहा ना कि हरियाणा में लोग 150 कमा रहे हैं, पंजाब में 100 कमा रहे हैं, मान लीजिए। लेकिन हरियाणा में जब टैक्स कमाने पे बात आती है, टैक्स पे करने पे, तो हरियाणा में वो टैक्स सरकार 5 गुना ज्यादा पा रही है पंजाब से। टैक्स कलेक्शन 5 गुना ज्यादा है। इसका अर्थ समझेंगे? इसका अर्थ यह है कि हरियाणा में ट्रेड एंड कॉमर्स, मतलब व्यापार 5 का ही गुना ज्यादा है।
मतलब पंजाब में जो आज इनकम आ रही है, वो इनकम में एक बहुत बड़ा हिस्सा देश के बाहर से आ रहा है। तो पंजाब के आदमी के हाथ में आज पैसा तो है। पंजाब में आपको प्रोडक्शन उतना नहीं मिलेगा, लेकिन ट्रेड उतना नहीं मिलेगा। इनकम अभी भी बची हुई है। यानी कि ये जो 100 रुपए भी है ना, ये 100 रुपए भी आज पैदा नहीं हो रहे। इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा कहीं ना कहीं रेंटल इनकम, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट इनकम इससे आ रहा है। एक्चुअल ट्रेड एंड कॉमर्स का कंट्रीब्यूशन और भी कम हो चुका है। ये मैं कहना चाह हरियाणा की ग्रोथ का क्या कारण है? जी, एक तो बहुत बड़ा कारण है दिल्ली के नजदीक होना। लेकिन एक और दूसरा कारण है कि कोई भी रिफॉर्म्स, कोई भी जब हम सुधार करते हैं, आर्थिक सुधार, हरियाणा हमेशा पहली स्टेट होता है जी। जब वैट इंट्रोड्यूस हुआ, वैट लगा था 2005 में, हरियाणा भारत का पहला स्टेट था जिसने वैट लगाया। अब जीएसटी लगा 2017 में, हरियाणा भारत का पहला स्टेट था जिसने जीएसटी भी लगाया। इसके अलावा अभी कमिश्नरेट सिस्टम हरियाणा ने इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसमें शहरों में मेयर हो गए हैं, 4 शहरों में। पंजाब में अभी तक नहीं है। तो इस तरह के जब जब जो भी आर्थिक सुधार केंद्र कहता है, हरियाणा उसको करने वाला पहला स्टेट है। लगातार सुधार करने के कारण, लगातार अपनी नीतियों को बदलने के कारण हरियाणा का विकास साथ साथ हुआ। दूसरा कारण एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। हरियाणा आज केवल गेहूं और चावल पर निर्भर नहीं कर रहा। हरियाणा धीरे धीरे चावल से बाहर जा रहा है। हरियाणा में सब्जी और फ्रूट, इनकी खेती अब लगभग बराबर होने लगी है, और इसमें जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा है। तो हरियाणा ने एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई किया, मतलब सिर्फ चावल और गेहूं की खेती से बाहर निकलकर सब्जियां उगाना शुरू किया, कैश क्रॉप उगाना शुरू किया, जिसमें ज्यादा कमाई है। एमएसपी के जाल में हरियाणा नहीं उलझा। अगर आप एमएसपी के जाल में उलझ जाएंगे तो केवल गेहूं और चावल उगाएंगे, क्योंकि सरकार वही खरीद रही है एमएसपी पे। हरियाणा एमएसपी के जाल में उस तरह से नहीं उलझा। ऐसी सब्जियां, ऐसे फल भी उगाए जो सरकार नहीं खरीदी। और भी बहुत कारण है, किंतु प्राइमरीली मैंने आपको ये 2-3 कारण बनाए। और एक और पॉलिटिकल कारण आप कह सकते हैं, हरियाणा में थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से लोगों ने सरकार चुनी। जो केंद्र में है वो हरियाणा में है। और उसका एक कारण है कि हरियाणा का इलेक्शन, नेशनल इलेक्शन के 6 महीने बाद हो रहा है। अब 10 साल से बीजेपी केंद्र में है, हरियाणा में 10 साल से बीजेपी है। उससे पहले 10 साल जब कांग्रेस थी, हरियाणा में 10 साल कांग्रेस थी। कहीं ना कहीं जब हम कहते हैं डबल इंजन की सरकार, तो ये काम करता ये तो आपने बहुत बड़ा फैक्ट बता दिया सर कि है। जी जी जब जब केंद्र में कांग्रेस थी तो हरियाणा में कांग्रेस थी, जब केंद्र में जी बीजेपी आई तो हरियाणा में भी। तो हरियाणा के लोग तो वाकई जी सरकार चुनने में बहुत स्मार्ट हैं। जी। अच्छा, लकी भी है जी। मुझे हाँ, मुझे एक चीज और बताइए। जी मैंने लकी सुना भी है है कि क्योंकि इलेक्शन 6 महीने बाद हो रहा है। हाँ, जी मुझे ये बताइए, मैंने सुना है कि अ, अकेले गुड़गांव का जीएसटी जो है वो पंजाब के लगभग बराबर है या पंजाब से ज्यादा है, ऐसा कुछ है। फिगर्स कुछ कुछ लगभग ऐसा लगभग बताते हैं। लगभग ऐसा ही है जी, ऐसा ही है। लगभग बराबर है। अगर मतलब मैं कहूं कि हरियाणा पंजाब में, जी जी आप बोलिए। हरियाणा में एक शहर जितना जीएसटी कमा दे रहा है उतना पूरा जी, पंजाब नहीं दे पा रहा। लगभग ऐसा कह सकते हैं। जी जी। मुझे एक बात और बताइए। पंजाब में भी ज्यादातर जीएसटी लुधियाना से आ रहा है जी। वहीं थोड़ा ट्रेड एंड कॉमर्स बचा है। जी मैं मुझे एक बात बताइए, एक जमाने में पंजाब बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड सिटी हुआ करता था, आज से 40 साल जी पहले। और जी पंजाब के बिल्कुल। हर शहर में एक बड़ी इंडस्ट्री हुआ करती थी। जी और मैंने लुधियाना में, जैसे लुधियाना की होजरी जो है, कपड़ा जी इंडस्ट्री को मैंने अपनी आंख के सामने वहां से उठ के फरीदाबाद, जी गुड़गांव या अन्य राज्यों में जी जाते हुए देखा। जी। इवन कुछ तमिलनाडु भी। यूनिट्स तो तमिलनाडु, वहां तिरुपुर शिफ्ट हुई। तिरुपुर। जी तिरुपुर हाँ, शिफ्ट हुए जी। इसके अलावा सर मैंने बहुत सारी इंडस्ट्री, एक कंपनी थी उसको यहां से उठ के विजयपुर जम्मू जे जी एंड के शिफ्ट होते हुए देखा, बद्दी जाते हुए देखी। आखिर जी जी। आखिर क्या कारण था कि इंडस्ट्री पंजाब को छोड़ के, अच्छा मंडी गोविंदगढ़ की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी लोहे की, जी 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 है वो सारी की सारी उठ के जो है वो रायपुर छत्तीसगढ़ चली गई। जी
आखिर कारण क्या है, क्यों? अच्छा, देखिए पंजाब में कभी भी कम्युनिस्ट सरकार में भले ही ना रहे हो, लेकिन पंजाब का माहौल हमेशा से थोड़ा सोशलिस्ट या थोड़ा-सा कम्युनिस्ट टाइप का रहा है। नीचे-नीचे एक अंडर करंट रहा है, मतलब कम्युनिस्टों की सरकार जहाँ होती है या जहाँ वो उनका इन्फ्लुएंस होता है, उस प्रकार के एरिया में ट्रेड यूनियन बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेबर यूनियन बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। पंजाब में और पंजाब से लगते इलाकों में लेबर यूनियन बहुत स्ट्रॉन्ग थे और ये बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन नक्सलाइट मूवमेंट जब शुरू हुआ था 1960 के दशक में, तो उसका बहुत बड़ा असर पंजाब में भी था उस समय। बाद में पंजाब में वो पूरी तरह कंट्रोल कर लिया गया, इसलिए उस विषय में उतनी कहानियां नहीं है, किंतु मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है और जो चाहते हैं मैं उनको लिंक बाद में वीडियो के नीचे दे दूंगा। पंजाब में भी नक्सलाइट मूवमेंट का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रहा है। तो पंजाब में एक ये जो लेबर यूनियन और जो ट्रेड यूनियन, इनका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है ना, उसके कारण इंडस्ट्री पनपती है, किंतु ये लोग उसको आगे नहीं बढ़ने देते। और जब उसे दूसरे स्टेट में ल्यूक्रेटिव डील मिलेगा तो वहां चली जाती है। एक दो बहुत बड़ा दूसरा कारण है बिजली, क्योंकि एग्रीकल्चर को आपको बिजली फ्री देनी है, तो आप इंडस्ट्री से बिजली पर एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं। इंडस्ट्री को बिजली आप 8 रुपए यूनिट कर देते हैं। अगर एक बिजली की यूनिट 6.5 रुपए हो सकती थी, क्योंकि आप एग्रीकल्चर को फ्री देंगे तो वो पैसा कहीं से तो कवर करेंगे, तो वो पैसा इंडस्ट्री से लिया गया। जैसे हमारी रेलवे ने भी किया, माल भाड़ा, जब कार्गो ट्रेन चलती है, मालगाड़ी चलती है, तो उस पर माल भाड़ा लगता है। माल भाड़े पे एक्स्ट्रा पैसा लिया गया ताकि पैसेंजर को सब्सिडी दी जा सके, जिसके कारण हमारे यहाँ रेलवे से माल भाड़े का डेवलपमेंट बहुत कम हुआ। जितना बड़ा हमारा रेलवे नेटवर्क है, उस हिसाब से माल भाड़े की ढुलाई रेलवे से बहुत कम है। अब जाके उसमें सुधार हो रहे हैं। अब 10 साल से रेलवे में थोड़ा सुधार हुआ है। उसका भी कारण यही था, एक तो आप किसी और को सब्सिडी देने के लिए यहाँ पे चार्ज ज्यादा लगा रहे हैं, दूसरा यूनियनबाजी। रेलवे में भी यूनियनबाजी का बहुत प्रॉब्लम है। आपका माल उतरेगा तो कौन सा लेबर यूनियन उतारेगा, उसका कितना पैसा आपको फिक्स देना पड़ेगा, उनको कितना रिश्वत देना पड़ेगा। तो जहां भी यूनियन बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, वहां से बिजनेस फिर भागने लगता है। केरल, बंगाल, कितने अच्छे एग्जाम्पल है। बंगाल भारत का सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज स्टेट था और 1960 के दशक में पूरी इंडस्ट्री फरीदाबाद और नोएडा इधर आ गई। तो आज नोएडा की का तारीख तो में पूरा तो नाम, सर आज जी की मैं तारीख कह में रहा था तो कि नोएडा का तो पूरा नाम न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया है। सबसे पहले इंडस्ट्री दिल्ली के ओखला में आई, फिर फरीदाबाद दिल्ली से लगता है, तो ओखला से फिर फरीदाबाद चली गई, क्योंकि ओखला भर गया जल्दी। फिर एक और नया एरिया बनाया गया जिसको बोला गया न्यू ओखला, जिसको बाद में संजय गांधी ने थोड़ा ऑर्गेनाइज करके नोएडा नाम दी। तो नोएडा जो आज का है, ये एक तरह से ओखला का एक्सटेंशन था, जिसे बनाया ही गया था बंगाल से आने वाली इंडस्ट्री के लिए। तो मैं बस आपको यूनियन और इनके कारण होने वाली समस्या और इनके कारण जो इंडस्ट्री भागती है कम्युनिस्टों के कारण, उसकी बात कर रहा था। जी, आप बताइए। आपने तो बड़ी अलार्मिंग बात बता दी कि आज की तारीख में तो यूनियन सबसे ज्यादा पंजाब में स्ट्रांग है, किसान यूनियन। जी, 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 जब जी। है भाई, जब पिछली बार किसान आंदोलन हुआ था तो ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के जो इंडस्ट्रीज के सामने 1.5 साल जो है जी, उनके गेट पे धरना देके बैठ रहे, अंत में वो इंडस्ट्री भाग गई। जी, अडानी और अंबानी के नाम से इनको चिढ़ है। जियो जियो जी, बिल्कुल। टावर पे लगे हुए सारे जनरेटर इन्होंने खोल के कहीं पहुंचा दिए। जी, अडानी का जो ड्राई पोर्ट था अपना लुधियाना के पास, एक जगह है किला रायपुर। जी, जी, जी। तो आमतौर पे पंजाब में लोग शिकायत करते हैं कि साहब ट्रांसपोर्ट हमारे हब बोलते पास, हैं जी। हाँ, ड्राई पोर्ट मतलब ट्रांसपोर्ट हब बोलते हैं उसे। हाँ, ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स। हाँ, लॉजिस्टिक्स पार्क। जी, हाँ, एक मिनट। ये लोग आमतौर पे बोलते हैं कि हमारी इंडस्ट्री डेवलप ना होने का एक कारण है कि वी आर ए लैंड लॉक्ड स्टेट, और हमारे पास चूंकि जी, पोर्ट नहीं है, हमारे पास जो है शिपिंग या ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, महंगा पड़ता है, इसलिए हमारे यहाँ इंडस्ट्री, हमारे तो उठ के इंडस्ट्री जो है वो तटवर्ती क्षेत्रों में चली जाती है। तो भैया तुमने तो सोनी जो पर। तुम्हारे यहाँ एक जी, पोर्ट बना वो भी तो भगा दिया। जी, और ऐसे तो हरियाणा के पास बड़े समुद्र की लहरें बह रही है जी। ऐसे लॉजिक तो
इन्होंने तो किला रायपुर में जी अडानी का वो ड्राई पोर्ट था सर, उसके जी जी गेट पे 1.5 साल धरना दिया, अंत में अडानी जो है उसको बंद करके भाग गया। जाएगा, कोई भी जाएगा। अच्छा, अडानी गया वो एक अलग बात है, सिंह एंड सिंह भी गए। खाली अडानी जा रहा है ऐसा थोड़ी है, जो पंजाब का अपना व्यापारी है वो भी तो जा रहा है, मिस्टर सिंह भी जा रहे हैं, मिस्टर बराड़ भी जा रहे हैं, और कोई मिस्टर कुराड़ भी जा रहे हैं। पंजाब से तो अभी हर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट निकल रहा है। इतनी बड़ी रनबैक्सी के जो बराड़ साहब थे, क्या उन्होंने अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट बाहर नहीं निकाल ली? और जितने बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस पंजाब के थे, आज वो नया इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हैं? वो नया इन्वेस्टमेंट पंजाब के बाहर कर रहे हैं। मैं आपको इन्वेस्टमेंट पे एक अच्छा सा एक नंबर बताता हूं जी, क्योंकि ये डेटा आपको आसानी से मिलेंगे और ये आपको आगे के भविष्य के बारे में बताएगा। अभी जो ग्रोथ हो रही है वो तो फिर भी 4 है, आगे ये शायद 2 रह जाएगी। उसका कारण है कि ग्रोथ तब होगी जब हम नई फैक्ट्री खोलेंगे। अगर आज हम नई फैक्ट्रियां नहीं बनाएंगे, नए ऑफिस नहीं बनाएंगे, तो आगे बढ़ेगा कैसे? जितना उत्पादन है उतना ही रह जाएगा। अगर हम हमारा प्रोडक्शन बढ़ाना है तो नई फैक्ट्री खुल के बढ़ेगा जी, नई मशीनें लगाने से बढ़ेगा। तो जो पैसा लगा के हम नई फैक्ट्री खोलेंगे, मशीनें खरीदेंगे, उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, निवेश। तो पंजाब में जो आज निवेश हो रहा है वो इतना कम है कि ये ग्रोथ आगे और भी कम हो जाएगी। मैं आपको एक नंबर देता हूं, भारत में एवरेज प्रति व्यक्ति इन्वेस्टमेंट जो है वो है 3500 रुपए। मतलब ऑन एवरेज एक व्यक्ति के ऊपर अगर हम देखें कितनी इन्वेस्टमेंट टोटल हो रही है, तो वो 3500 रुपए। एक स्टेट है, अगर उसका पॉपुलेशन 1 करोड़ है, तो 3500 करोड़ मान लीजिए उस स्टेट में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। पंजाब में ये नंबर है सिर्फ 850 रुपए। मतलब भारत का एवरेज है 3500, पंजाब में सिर्फ 850। और हरियाणा का ये नंबर है 7000। अब आप कंपेयर करें, प्रति व्यक्ति 7000 रुपए का निवेश हरियाणा में होता है और सिर्फ 850 रुपए का निवेश पंजाब में होता है। मतलब जो आज 4% भी ग्रोथ है ना जी, यह भी थल्ले हो जानी है, ये भी नीचे आ जानी। पर सर पंजाब की, मुझे तो समझेगा कि पंजाब तो अपनी सारी निवेश कनेडा विच कर रहा है, कनेडा अमरीके यूरोप ऑस्ट्रेलिया विच। जी वही तो प्रॉब्लम है। इतने अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी, इतने टॉप के कॉलेज, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, पंजाब स्टेट यूनिवर्सिटी, आज जाके देखे कैंपस खाली है। प्रीमियम कॉलेजेस में सीट्स वैकेंट है, सीट्स खाली। वैकेंट नहीं है सर, बंद होने की कगार पे हैं जी जी जी, पंजाब मैं के प्रीमियम सारे कॉलेज की बात कर रहा हूँ जी, इंस्टीट्यूट। प्राइवेट तो बंद होने के कगार पे है। जी सर, मैं सरकारी की बात कर रहा हूं, मैं प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूं। जी 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 जो सरकारी कॉलेज है ना, अगर उनमें 2200 सीट है तो 800 भरी है सिर्फ। जी 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 और जी, और यही हाल हर है। पंजाबी औसतन 25 से 30 लाख रुपया प्रति व्यक्ति खर्च कर रहा है सिर्फ बाहर एंट्री लेने के जाने, लिए। जी जी जी, वीजा डंकी मारने के। वीजा लेके एक बार पैर रखने का खर्चा 25 लाख रुपए है, उसके जी बाद ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम तो वो 50-60 लाख रुपए हो जाता है। फिर जी थोड़े दिन बाद वो अपने पूरे परिवार को ले जाता है, 5 लोगों को ले जाता है, तो अपनी जमीन जी जायदाद बेच के कनेडा जा रहे हैं। जी जी तो का सारा इन्वेस्टमेंट तो कनेडा में हो रहा है। जी, वही तो कारण है ना। फिर ग्रोथ कहाँ से होगा? फिर ग्रोथ कहाँ से होगा? और इसीलिए जब पंजाब में आज इतना डिससेटिस्फेक्शन, इतना लोगों के अंदर एक प्रकार से भविष्य के प्रति निराशा हो गई है कि अब सारा जो कंट्रोल है फिर अराजकतावादियों के हाथ में जाएगा। क्योंकि जब लोगों में निराशा आती है ना, तो लोग ऐसा डेस्परेट हो जाते हैं कि किसी को भी पावर दे दो। होपलेसनेस से अराजक लोग शक्ति में आते हैं जी। होपलेसनेस मतलब परम निराशा का जो भाव होता है, उसके कारण इस प्रकार के लोगों को शक्ति मिलती है। अच्छा, एक और बात है, अगर आपके कॉलेज से अच्छे टैलेंटेड बच्चे, अपर मिडिल क्लास के बच्चे अगर गायब हो जाएंगे, उसमें सिर्फ या तो लोअर क्लास का बच्चा आएगा या कोई बहुत रिच जमींदार का लड़का थार लेके आएगा, तो उसका माहौल क्या बचेगा? हो सकता है उनमें कुछ बच्चे मेहनती होंगे जो चुपचाप रहेंगे, अपना काम करेंगे, जाएंगे, लेकिन जनरल माहौल गन कल्चर, ड्रग कल्चर, इधर की तरफ फिर जाने लगेगा। मेरिट गायब होने लगेगी, इनोवेशन गायब होने लगेगी, क्रिएटिविटी गायब होने लगेगी। तो यही सब प्रॉब्लम है। अभी गौरव भाई, पिछले साल ना जी लखनऊ में एक इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था, इन्वेस्टर्स समिट। जी जी
मैंने पढ़ा जी उसके उसमें बारे में डिटेल में जी। उसमें पंजाब के कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट्स का एक शिष्टमंडल ने योगी जी से स्पेशल टाइम मांगा, मतलब जी समिट से पहले ही मांग लिया कि जी जी ऐसा समिट होना चाहता है और आप, हमने पहले ही भूमि चिन्हित कर ली है, उसमें आपकी जी लुधियाना की साइकिल इंडस्ट्री थी, जी जी लुधियाना की होजरी और यार्न इंडस्ट्री थी, कुछ जी स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री थी जलंधर की, इस जी प्रकार की इंडस्ट्रीज थी। तो और कुछ आपकी एग्रो इंडस्ट्री थी। जी तो इन्होंने योगी जी से टाइम मांगा कि भूमि या स्पॉट हमने पहले ही चिन्हित कर रखे हैं, आप खाली जी फैसिलिटेट कर दीजिए, जिससे हम अपनी अगली इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं यूपी पे लगाना चाहते हैं। जी सर 4 लाख करोड़ से ज्यादा की उस दिन, एक दिन में जी टोटल सिर्फ पंजाब के इन्वेस्टर्स ने या पंजाब के उद्योगपतियों ने कमिट किया था जी। वहां पे प्लेज जी किया था। जी जी हालांकि मैंने इसकी तैयारी नहीं की और मैं इकोनॉमिक अफेयर्स में ना बड़ा कमजोर हूं। जी इससे जी ज्यादा भी हो सकता है ये अमाउंट। जी इसके अलावा सर अभी मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जी गडकरी जी ने कहा कि एथेनॉल बनाओ और हमारा जी टारगेट है कि हम 20% एथेनॉल जो है पेट्रोल में मिक्स करेंगे, जी जिससे कि हमारा 20% अगर हमारा बजट कम हो जाए इंपोर्ट का, जी पेट्रोलियम का, ये एक जी जी बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत जैसे देश के लिए कि जी हम 20% अब कम तेल मंगाएंगे। तो इन्होंने जी पूरे देश को कहा कि जहां पर भी आपके इथेनॉल लग सकती है, आप इथेनॉल बनाने की इंडस्ट्री लगाइए। जी सभी राज्यों ने अपना अपना लगाया। पंजाब में भी 4 बड़े उद्योगपतियों ने, बड़े क्या मझोले उद्योगपतियों ने जी 4 प्लांट पंजाब में लगाने की जी प्रस्ताव रखा। इसीलिए 12 या 14 यूपी में, 12, 14, जी 15 ही शायद मध्य प्रदेश में। अच्छा, पंजाब के साथ, तमिलनाडु में भी जी। हाँ, मैं ये 2-4 स्टेट्स का नाम, हाँ बाकी पूरे देश में लगे हैं। जी जी तो सर पंजाब जी की जी एक सबसे बड़ी खासियत है कि पंजाब में मक्की बहुत होती है और पंजाब में चूंकि जी धान बहुत ज्यादा है और शेलर्स बहुत जी ज्यादा है, तो वो चावल की कनी बहुत होती है जी और जी गन्ना भी है। और पीछे क्या है कि वो उसमें शुगर केन जूस का पहले प्रयोग मना था, अब उसको भी अलाउ कर दिया है सरकार ने कि आप जी एथेनॉल के लिए शुगर केन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सर जी 4 उद्योगपतियों ने एथेनॉल की प्लांट लगाने की प्रस्ताव रखा, पूरा एवरीथिंग जी वाज क्लियर। जी जी पिछले 2 सालों में ऐसा हुआ ही है। मैं 2 सालों की रिपोर्ट दे रहा हूं जब जी से जी भगवत मान सरकार आई है। जी सर नॉट जी इवन अ सिंगल प्लांट मटेरियलाइज्ड, जी नॉट इवन अ सिंगल। इस बीच यूपी ने 12 प्लांट बना के जी उसको ऑपरेशनल भी कर दिया। जी एक चीज और बताऊं, आज की तारीख में पंजाब में सिर्फ एक एक्सप्रेसवे जी वो भी बन रहा है और लगभग 1.5 से 2 साल लेट हो चुका है। जी यूपी ने 13 एक्सप्रेसवे बना के, या तो बस इस साल 13वां भी इस साल के अंत तक, 24 के अंत तक चालू हो जाएगा, नहीं तो 5-7 तो कब के ऑपरेशनल है, 8। जी 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 और पंजाब ने मैं एक भी नहीं बनाया जो जी जो मैं किसी, इसमें थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा। हाँ बताइए। जी 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 अच्छा, एक्सप्रेसवे की जब बात करते हैं ना तो लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि ये तो केंद्र सरकार ने हमारे साथ पक्षपात किया, क्योंकि एक्सप्रेसवे बनाना केंद्र का काम है। एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी बनाती है, नो एक्सप्रेसवे नो, हो या हाईवे हो। एक मिनट, एक मिनट। जी जी यमुना नहीं नहीं, मैं एक्सप्रेस एक वे, बार कंप्लीट कर लूं, मैं आपका बात सुनूंगा। जी जी, मैं आपकी बात पे आऊंगा, 1 मिनट मुझे पूरा बोल लीजिए। लेकिन उसके लिए जो भूमि अधिग्रहण का काम है वो तो राज्य को करके देना है ना जी। जो राज्य भूमि अधिग्रहण जल्दी कर देगा वहां पे एनएचएआई काम करने लग जाएगा। एनएचएआई को काम करने के लिए पहले लैंड क्लियरेंस चाहिए, एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए। अगर कोई स्टेट निकम्मी है वो लैंड क्लियरेंस करके नहीं देगी
तो एनएचएआई काम शुरू नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अचीवमेंट ही यही है कि वहां क्लियरेंस सबसे पहले आता है, और इसलिए सबसे ज्यादा काम उत्तर प्रदेश में अभी हो रहा है। पंजाब या कुछ और स्टेट्स इंडिया की वो पीछे इसलिए भी रह गई है कि वहां पे एनएचएआई तो काम करने के लिए रेडी है, एनएचएआई ने उनसे लैंड क्लियर करने को भी बोला है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट निकम्मी है, वो क्लियर ही नहीं करा पा रही है, वो लैंड एक्विजिशन नहीं कर पा रही है। और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये किसान यूनियन भी है, जो लैंड एक्वायर होने नहीं दे रहे। कहीं भी लैंड एक्वायर होनी हो वहीं पहुंच के धरना दे देते। मैं सर इसमें बताऊं, जी जी यमुना एक्सप्रेसवे जी जेपी गौड़ ने बनाया है। जी जी वो जी वो जी यूपी सरकार का भी, वो तो यूपी सरकार का भी प्रोजेक्ट नहीं था। जी जी लखनऊ एक्सप्रेसवे यूपीडा ने बनाया। यूपीडा उनकी एक संस्था है, जी 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 उत्तर प्रदेश में काम करती है। पूर्वांचल जी जी एक्सप्रेसवे यूपीडा ने बनाया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यूपीडा जी ने बनाया। एनएचएआई ने तो एक भी नहीं जी। बनाया सर। अच्छा, नहीं, जब एनएचएआई उसका ठेका उठाएगा किसी को भी। एनएचएआई या तो खुद बनाएगा, अगर एनएचएआई उस कैपेसिटी में नहीं है उस समय, तो किसी को ठेका देगा। वो स्टेट गवर्नमेंट को भी दिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कोई आगे तो आए, उसके लिए कोई पहले लैंड क्लियरेंस तो करे ना जी। हाँ जैसे एक आपने देखा होगा, मैं सोनीपत से हूं, तो यहाँ पे एक केएमपी एक्सप्रेसवे है, जो दिल्ली के बाहर तीसरी रिंग रोड के रूप में डेवलप किया गया था। ये केएमपी एक्सप्रेसवे पहले 10 साल लटका रहा। क्यों? क्योंकि हरियाणा में भी किसान यूनियन डेवलप हो गए, इन लोगों ने भूमि अधिग्रहण ही नहीं होने दी। कहीं पे कोई लैंड का टुकड़ा रुका है, 90 किलोमीटर तैयार है, फिर 2 किलोमीटर पे लैंड नहीं मिल पा रहा है, जमीन अधिग्रहण नहीं हो पा रहा है। और जब ये खट्टर सरकार आई तो 2016-17 के आसपास इसका काम फिर तेज हुआ, और तब उसके बाद ये पूरा हो पाया, वरना ये उससे पहले 10 साल लटका है। तो अगर इसी तरह का काम हर राज्य में हो जाए तो कहीं बनेगा ही नहीं एक्सप्रेसवे। और थोड़ा सा यहां हम अखिलेश के बारे में भी कह सकते हैं कि कम से कम उसने ये बहुत अच्छा काम किया कि उसने स्टेट के लेवल पे जब भी सेंटर से कोई प्रोजेक्ट आया तो उसे सपोर्ट जरूर किया। अपनी कैपेसिटी में उसने वहां लड़ाई नहीं की सेंटर से। तो कम से कम इतना उसको कहा जा सकता है कि वो अपनी स्टेट के लिए कम से कम काम कर। सर, मैं एक बात बताऊं, जी यूपीए में, मैं आपको बताऊं, यूपीए 1 में प्रस्ताव जी आया कि जो दिल्ली अमृतसर जो हाईवे है, उसमें भी जी पानीपत से लेके जालंधर तक का जो स्ट्रेच है, इसको 4 लेन से 6 लेन किया जाए। यूपीए 1 जी में प्रस्ताव आया। सर, यूपीए 1 जी में नहीं बना, यूपीए 2, जबकि सिर्फ 1 लेन जोड़नी थी। 4 लेन तो ऑलरेडी वो था। 4 को जी जी खाली 6 करना था, नया हाईवे नहीं जी बनाना था। 4 लेन जी को सर 6 लेन करने में यूपीए 1 बीत गया, यूपीए 2 बीत गया, और जब एनडीए 1 आया मोदी जी का, तो सारे ठेकेदार छोड़ के भाग गए। जी 12 साल 13 साल तक वो प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट ऐसे ही वो मंथर गति से चलता रहा। फिर योग मोदी अपना गडकरी जी ने सारे ठेकेदार जो भाग गए तो उनको दोबारा बुलाया गया, यार किसी तरह इसको कंप्लीट करो। जी वो सर अब जाके बड़ी मुश्किल से कंप्लीट हुआ है। मतलब जी, इट हम तो टुक बुक्स मोर बुक देन ही है उसके। 20 years फॉर जी जी 2 लेन्स। क्यों? क्योंकि पंजाब के एक बहुत बड़े एरिया में और कुछ हरियाणा में भी जी जी लैंड एक्विजिशन वाज अ बिग इशू। एक और एग्जांपल देता हूं जी सर। जालंधर से होशियारपुर इज ओनली 35 किलोमीटर्स, जी ओनली 35 किलोमीटर्स। और 2 लेन की एक रोड पहले से एग्जिस्ट करती थी, उसको 4 लेन करना था। सर, पिछले 15 जी साल से बन रहा है, आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। जी जी। आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। जालंधर से पठानकोट वाला देख लो जी, उसको 2 से 4 लेन करना था, वो कौन सा कंप्लीट हो गया? क्योंकि पंजाब तो आना जाना लगा रहता है, हम खुद ही देख लेते हैं। मंदी गोविंदगढ़ के पास हो या आनंदपुर साइड के वाला रोड हो, उसको भी 4 लेन करने का प्रस्ताव कब से आया हुआ है। तो हालात तो जी, ये लैंड एक्विजिशन, आपको जब तक आप पावरफुल बन के यूनियन को कंट्रोल नहीं करोगे तो लैंड एक्विजिशन तो नहीं हो सकता। तो इसलिए स्टेट को प्रोएक्टिव होके राजदंड अपने हाथ में लेना पड़ेगा कि भाई यहां पे चलेगी हमारी, आप लोगों से सलाह ली जाएगी, आप लोगों की आपत्तियां जो है उनको सुना जाएगा, उन पे काम किया जाएगा, लेकिन आखिरी डिसीजन गवर्नमेंट का होगा। जहां आप आखिरी डिसीजन प्रोटेस्टर्स के हाथ में छोड़ देंगे। जी जी बोलिए।
मैं आपको बड़ा मजेदार एक केस बताता हूं पंजाब का। आपने कहा ना कि जी, जहां भी यूनियन स्ट्रांग होती है वहां से इंडस्ट्री भाग जाती है। तो यूनियन जी, इंडस्ट्री को भगाने और सरकार कैसे लाचार हो जाती है। तो यहाँ पे जी, एक डिस्टिलरी थी मालबोरो करके, जी, पंजाब के ही एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनकी थी। उनके जी, ऊपर आरोप लगे कि जमीन का पानी बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गया है और वो इंडस्ट्री अपना सारा जो गंदा पानी है, एफ्लुएंट है, वो पानी वो सीधे जमीन में ही डाल रही थी बोर करके। ऐसे आरोप लगे। जी, लोकल किसानों ने उस इंडस्ट्री के गेट पर धरना दे दिया। जी, इंडस्ट्री ने अपना पॉइंट उठाया कि नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं, हम बिल्कुल भी अपना गंदा पानी जमीन में नहीं डाल रहे, ये इसके अन्य कारण है, कारण का पता लगाइए, डोंट ब्लेम आवर जी, इंडस्ट्री सर। उसकी बकायदा एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जांच की, पॉल्यूशन बोर्ड ने जी, जांच की, जो अंडरग्राउंड वाटर बोर्ड जी, है उसने जांच की, केंद्र की चार जी, पांच एजेंसीज ने और राज्य की 5-7 एजेंसीज ने जांच की। जी, 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 और जी, सबने उस इंडस्ट्री को क्लीन चिट दी कि नहीं, इनकी वजह से जी, ये पॉल्यूशन नहीं है, इसके अन्य कारण है। जी, इसके बावजूद किसान यूनियन उसके गेट पर धरना देके बैठी रही। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि धरना उठाओ और इस इंडस्ट्री को चलने दो। धरना नहीं जी, उठा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए, धरना नहीं उठा। जी, अंत में भगवंत मान साहब ने हैंड्सअप कर दिए जी, सुप्रीम कोर्ट गया और हाई कोर्ट और सभी जितने भी संस्थाएं थी, वो इंडस्ट्री जी, अल्टीमेटली बंद हो गई। जी, तो सर ये बताइए ना, पूरी दुनिया का जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको ये गारंटी ही नहीं है कि कल को मैं अगर पंजाब में कोई इंडस्ट्री लगाऊंगा तो यूनियन कब मेरे गेट पे आके धरना दे देगी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको हरियाणा का एक किस्सा बताता हूँ चौटाला जी के समय का। हीरो होंडा का मानेसर का जो प्लांट था, उसके चारों तरफ पूरी नहर खोद दी थी जी। हीरो होंडा से कुछ पैसा माँगा गया था, किसी भी अज्ञात स्रोतों के द्वारा, और हीरो होंडा को लगा हम तो एक इतनी बड़ी कंपनी है, हमारी तो प्रधानमंत्री से सीधी बातचीत होती है, हम तो फिक्की के मेंबर हैं, तो हम इतने पावरफुल है कि हमसे कैसे पैसा माँग सकते हैं और हमारे ऊपर कैसे ऐंठन दिखा सकते हो? तो उन्हें लगा हम प्रधानमंत्री से बात करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो कुल मिला के उन्होंने रिश्वत नहीं दी, या जितना वो माँग रहे थे उतना देने को तैयार नहीं थे। तो उसके चारों तरफ नहर खुदवा दी है। जैसे आपने किलों के बाहर देखा होगा ना, चारों तरफ एक पानी की पूरी नहर होती है, उसपे से फिर लकड़ी का गेट नीचे आता है, उसपे से सेनाएँ अंदर जाती है, लोग अंदर आते हैं। तो हीरो होंडा में उस समय टेम्परेरी लोहे के पुल बनाए गए थे जी, जिनको जैसे आर्मी चलती है, और वो रखे हुए थे, उसपे से लेबर बेचारी चल के जाती थी और एक आधी बार गड्ढे में गिर के लोगों को चोट भी लगी है। तो ऐसे में कौन सी इंडस्ट्री रुकेगी? तो एटलस सोनीपत से भाग के नोएडा गई। मैं सोनीपत का बताता हूँ। हीरो होंडा ने आगे कोई इन्वेस्टमेंट हरियाणा में नहीं किया, तो चौटाला के समय ये हालत हरियाणा में भी हो गई थी। तो अगर आईएनएलडी अपनी क्षमता पे नहीं, आज भी पावर में होती, तो हरियाणा दूसरा पंजाब बन गया था। जो हालत पंजाब की है वो नहीं, हरियाणा की भी हो गई थी। वो मारुति जी, में भी एक केस हुआ था ना जहां मैनेजर को मार दिया गया था और बहुत बड़ा अनरेस्ट जी, हुआ जी, था। जी, जी, वो वो ट्रेड यूनियन का था, वो ट्रेड यूनियन का था। वो तो जापान का वाइस प्रेसिडेंट था जो फैक्ट्री विजिट पे आया हुआ था, उसको अंदर बंद करके जला दिया था। और उसके बाद मारुति की सारी इन्वेस्टमेंट गुजरात में हुई, और फिर ये कहते हैं कि गुजराती लोग साजिश कर रहे हैं। जी। और वो जी, सिंगूर वाला, सिंगूर में तो लगा लगा जी, है प्लांट, ममता जी ने अपने हाथ से उखड़वा दिया। जी, और अब 900, अब अब ये 700, खुद ही 800 करोड़ रुपए हाँ, उनको वो दे रही हैं, हर्जाना देना है। जी, हर्जाना दे रही हैं टाटा को। जी, अच्छा, जी, जी, एक बात बताइए, जी, जो ये 16 साल 1978 से लेके 1994, जी, 16 साल तक जो पंजाब आतंकवाद की आग में जलता रहा, जी, 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 और पिछले 3 साल से भी हम लगभग वैसी ही एक आग में पंजाब को जलता हुआ जी, देख रहे हैं। एनार्की, जी, जी, टोटल एनार्की, उधर की तरफ जा रहा है। जी, जी, उसी दिशा में जा रहा है। जी, है ना। जी, तो जहां मर्जी जब मर्जी धरना दे दो, जब मर्जी सड़क जाम कर दो, जब मर्जी रेल जाम कर दो, जी, एक एक दिन में 30-30 जगह धरने लगा दो, और धरने भी लंबे जी, लंबे। 3 महीने जी, से जी लगातार धरना चल रहा है। किसी भी जी, इंडस्ट्री के गेट के सामने 1.5 साल धरना लगा दो। तो सर,
इसका कितना बड़ा रोल रहा? 16 साल की इंसर्जेंसी, जी जी अलगाववादी, और अब पिछले 3 साल से लगातार एनार्की। जी, इस पे एक रिपोर्ट है बहुत अच्छी। अंकलेश सरैया अय्यर एक बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट है, टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखते हैं। उन्होंने इसी पे एक रिपोर्ट लिखा है कि खालिस्तान मूवमेंट का पंजाब की ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो उन्होंने उसमें पूरा डेटा दिया है, मैं उतनी विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं उसको संक्षेप में बता देता हूँ। उनका कहना उसके कारण पंजाब की ग्रोथ स्लो तो हुई, मतलब थोड़ी कम हो गई, लेकिन पंजाब उससे उभर गया था। खालिस्तान के कारण जो भी प्रॉब्लम आई थी, पंजाब ने उससे रिकवर कर लिया था। अब जो प्रॉब्लम है, ये पिछले 20-25 साल की जो मिस गवर्नेंस है, ये उसका ज्यादा हल, उसका डेफिनेटली फर्क रहा है। वो ये नहीं कह रहे कि उसका इंपैक्ट नहीं है। जो ग्रोथ 7% होती वो 5 हो गई, लेकिन अभी जो पिछले 25 साल का जो मिस गवर्नेंस है, वो बहुत ही बुरी हालत है। और उसका मैं शुरुआत बताता हूं। जब पंजाब में सब्सिडी बिजली पे दी गई, तो सब्सिडी हमेशा से दी जा रही थी, लेकिन जब सब्सिडी कंप्लीट दे दी गई, मतलब बिजली फ्री, एग्रीकल्चर यूज के लिए बिजली फ्री हुई, और ये लेट 90s में हुआ। जब ये हुआ तब पंजाब बिल्कुल गर्त में चला गया, क्योंकि बिजली जब फ्री हो गई एग्रीकल्चर यूज के लिए, तो ट्यूबवेल का प्रयोग ज्यादा होने लगा। पंजाब की 70% लैंड ट्यूबवेल से सिंचाई होती है। मैं भाई बस कंप्लीट करूं आपके पास। और जब आपकी बिजली फ्री हो जाएगी, फिर आपको इतनी परवाह नहीं रहेगी ना कि ट्यूबवेल को मैं सिर्फ 15-20 मिनट के लिए चलाऊं, आधे घंटे के लिए चलाऊं। तो थोड़ा सा लापरवाह हो जाता है व्यक्ति, तो थोड़ा लापरवाही उसमें बरतने लगे, पानी को एक्सेस विड्रॉ करने लगे, जिसके कारण पंजाब में पिछले 25-30 साल में ही ज्यादा डेजर्टिफिकेशन, मतलब जमीन सूखने की, पानी का स्तर नीचे जाने की, ये सब समस्याएं पिछले 25 साल में ज्यादा बढ़ी है, 30 साल में ज्यादा बढ़ी है। ये उस समय की इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये पिछले 25-30 साल का ज्यादा प्रॉब्लम है। और इसका शुरुआत मैं मानता हूं जब सब्सिडी कंप्लीट दे दी गई, मतलब बिजली एग्रीकल्चर के लिए फ्री हो गई। जी, अब आप तो बताएं। अगर एग्रीकल्चर को फ्री बिजली देने का इतना बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ स्टेट पे, तो इन्होंने तो अब डोमेस्टिक बिजली भी फ्री कर दी है। मतलब अपने जी, 200 विनाश यूनिट तक। का। जी जी हाँ, अब मैं अभी 1 महीना जी पहले बड़ा गर्व से जो है भगवंत मान साहब ने बताया है पूरी दुनिया को कि हमारे देश में 90% पंजाबी जो है कोई बिजली का बिल नहीं देते। आपको मालूम है? जी जी 90% जी पंजाबी जी बिजली का बिल नहीं दे रहा। किसान तो नहीं, पहले ही नहीं दे रहा था। अब जी डोमेस्टिक 90%। तो इसका मतलब आने वाले समय में इसका इम्पैक्ट और भी ज्यादा आएगा इंडस्ट्री पे। और भी ज्यादा आएगा, और पंजाब उससे पहले दिवालिया हो जाएगा, उतने समय की शायद वेट ही नहीं करनी पड़ेगी। मैं आपको पंजाब के ऊपर कर्जा बताता हूं, एक बार मुझे 1 मिनट दीजिए, उससे आपको थोड़ा सा अंदाजा लगेगा कि कर्जा कितनी तेजी से अभी बढ़ा है। तो पंजाब पे जो कर्जा था ना, वो 86,000 करोड़ का था जी। ये 2014-15 की मैं बात कर रहा हूँ। सारी मिसमैनेजमेंट करने के बाद भी 2014-15 के आसपास 86,000 करोड़ का खर्चा कर्जा था पंजाब के ऊपर। ये कर्ज 2020 में दुगना हो गया, दुगने से भी ज्यादा होकर 1,90,000 करोड़ हो गया। और 2020 से अभी हम 2024 ही आए हैं, ज्यादा समय नहीं हुआ है, 3.5 साल। अब वो कर्ज 3,70,000 करोड़ पे आ गया। तो कर्जा बढ़ने की रफ्तार इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है कि पंजाब कर्जे के बोझ तले ही दब के खत्म हो जाए। आप ये सोचिए, पंजाब सरकार को 1 रुपया टैक्स से और जगह से कमाई होती है, उस कमाई का आज 22 पैसा सिर्फ पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने में जा रहा है। कर्ज चुकाने में नहीं जी, सिर्फ ब्याज चुकाने में। मतलब आपकी जेब में 78 पैसा बचता है। उसके बाद पंजाब में लगभग 45 पैसा उस 1 रुपए में से सैलरी और पेंशन में जाता है, जो कि भारत में हाईएस्ट है। इतनी ज्यादा डिपार्टमेंट, इतने ज्यादा इंप्लॉई हैं सरकारी डिपार्टमेंट्स में कि 45% सैलरी और पेंशन जा रहा है। उसके बाद 10% सिर्फ बिजली की सब्सिडी में। तो आपके 1 रुपए में से आपके पास स्टेट पे खर्च करने के लिए बचा क्या? 22 रुपए ब्याज चला गया, 45 रुपए आपने सैलरी दे दी अपने सरकारी मुलाजिमों को, 10 रुपए आपने बिजली की सब्सिडी दे दी, इसमें और भी सब्सिडी और प्रोग्राम में भी बच गए। तो बचेगा क्या? 80 पैसा 1 रुपए में से आपका पहले ही चला गया, सिर्फ इन 3 जगह पे। तो जहां से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, कोई आपको विकास कार्य करने हैं, लोगों के लिए कुछ और कार्य करने हैं, तो वो कहां होंगे? और ये 22 पैसे से बढ़ बढ़ के धीरे धीरे 30 पैसा 35 पैसा जाएगा।
और जब ये 35 पैसा हो जाएगा तो आपके पास बाकी कामों पे खर्च करने के लिए 1 पैसा नहीं बचेगा, और उस दिन पंजाब हाथ खड़े कर देगा। सानू बचाओ। अच्छा, एक बहुत बड़ी मिथ है देश में, और पंजाब के लोग भी ना बहुत बड़के मारते हैं कि बस बस पंजाब को तो जी, जी हम ही रोटी खिला रहे हैं देश को। जी, अगर पंजाब नहीं, जी, अगर 80 अगर गेहूं चावल नहीं देंगे तो तुम तो भूखे मर जाओगे। जी, 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 इसमें कितनी सच्चाई है सर? मैंने सुना है कि जी, ये एग्रीकल्चर में भी बहुत पीछे जा चुके हैं। बहुत पीछे, बहुत पीछे। मतलब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा-सा बताता हूँ। इसका एक बहुत बड़ा मिथ तो ये है कि सरकार को खुद अपने बारे में नहीं पता। पंजाब की सरकार की एक वेबसाइट पे भी लिखा है कि पंजाब भारत का 1/3 दूध और 2/3 अनाज पैदा कर रहा है। सरासर झूठ है। पंजाब चावल की खेती में भारत पे चौथे नंबर पे है। गेहूं की खेती में पंजाब तीसरे नंबर पे है। भारत के टोटल गेहूं का 15% पंजाब में पैदा हो रहा है। चावल का 9% पंजाब में पैदा हो रहा है, और बाकी फसल तो पूछना भी मत। उसमें तो कहीं खड़ा ही नहीं है। कपास में है, कपास में भी टॉप 3 में या टॉप 4 में। इसके बाद तो किसी और फसल में है ही नहीं। मतलब कुल मिला के जो पंजाब पैदा कर रहा है वो 6 या 7% अनाज का पैदा कर रहा है। मसाले में जीरो है, कैश क्रॉप में लगभग जीरो है, बाकी की फल सब्जियों में बहुत नीचे है, 2% के आसपास। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो पंजाब अपना जितना पॉपुलेशन है उतना ही पैदा कर रहा है। वो किसी को पैदा करके खिला नहीं रहा बाकी भारत को। पंजाब से डबल चावल बंगाल में, पंजाब से 3 गुना ज्यादा गेहूं उत्तर प्रदेश में, पंजाब से 4 गुना ज्यादा ज्वार बाजरा हरियाणा में, पंजाब से अगेन 10 गुना ज्यादा मक्का कर्नाटक में, दालें मध्य प्रदेश में। ये सब चीजें कई कई गुना ज्यादा दूसरे स्टेट में हो रही है। और जहां तक दूध की बात है, देश का 16% दूध उत्तर प्रदेश से आ रहा है, 15% दूध राजस्थान से आ रहा है, पंजाब कहीं 6% पे बहुत पीछे। तो मैंने आपको कुछ नंबर दिए जिससे सारे दावों की शायद हवा निकल गई होगी। क्योंकि नंबर जब हम देंगे तो हम कोई इसमें बढ़के मारने वाली बात ही नहीं कर रहे। मैं आपको नीति आयोग की वेबसाइट से लिखे हुए नंबर बता रहा हूं। नहीं, इस चलिए, आपने जो उगाया, व्हाट अबाउट द क्वालिटी? वो खाने लायक क्वालिटी है? की तो और बुरी हालत है। जी, खाने जी, जी। लायक है? अरे आप पंजाब। कपास बहुत अच्छी उगा रहे हैं, पर आपके यहां से कैंसर एक्सप्रेस भी तो जा रही है। जी, 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 हाँ? जी। क्वालिटी की बात करेंगे तो बात आगे बढ़ा भी नहीं पाएंगे। जो भारत में अभी सॉइल हेल्थ कार्ड बना तो उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां निकली? पंजाब के खेतों में। ये तो ऑन रिकॉर्ड है। इसको हम कोई भी बात हम अपने मन से कहीं नहीं कर रहे हैं, ये सब ऑन रिकॉर्ड है। जो भी चाहे ढूंढ सकता है। मुझे पंजाब से क्यों जलन होगी अगर कोई ये कहेगा कि इसको तो पंजाब से जलन है या इसको इससे जलन है? भाई किसी से जलन नहीं, पंजाब से तो प्यार है। पंजाबी म्यूजिक सुन सुन के बड़े हुए हैं, पंजाबी कल्चर को अपना मानते हैं, हरियाणा के हैं, लगभग भाई की तरह ही समझा। तो हमें तो दुख होता है। और अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो अर्थव्यवस्था का गिरावट हुआ उसके साथ कल्चर का भी गिरावट हो गया। आज संगीत सुनिए, कभी मलकीत सिंह, गुरदास मान, आशा सिंह मस्ताना, सुरेंद्र कौर, इस तरह के गायक जहां से आते थे, जगजीत सिंह, वहां से आज किस प्रकार का म्यूजिक आ रहा है? बस बड़ी गाड़ी लेके निकल जाना है, उसमें ड्रग्स पीनी है, लड़कियों को बिठाना है, शराब पीनी है। सारी कल्चरल मैसेजिंग यही आके बच गई है गानों में। या फिर गन पिंड दी कल्चर, याद आ रही है कनाडा जाके। गन कल्चर, गन कल्चर। जी, गन कल्चर एक अलग है, गन कल्चर भी है। तो अर्थव्यवस्था का जहां डिक्लाइन हुआ उसका पूरा इंपैक्ट कल्चर पे भी आया है। पूरा म्यूजिक खराब होने की स्थिति में है, या लगभग हो ही चुका। कुछ लोग अच्छा आज भी कर रहे हैं तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो पॉपुलर सॉन्ग है जो पंजाब के बाहर लोगों को सुनने को मिलते हैं उनकी हालत तो बहुत ही खराब है। हर दूसरा गाना शराब के बिना पूरा नहीं हो रहा है, ड्रग्स के बिना पूरा नहीं हो रहा है। तो ये सब भी उसी का इम्पैक्ट है, इसको अलग नहीं देख सकते। फिर गन कल्चर, ड्रग्स कल्चर, कहां कहां बात करें। तो ये अलगाववाद, कंप्लीट पंजाब की म्यूजिक में अलगाववाद। अलगाववाद की एक बड़ी भयानक समस्या है। जी, जी, जी। तो एक गिरावट दूसरी गिरावट को अपने साथ लेके आती है, दूसरी गिरावट तीसरी को साथ में लेके आती है, तो ये सब साथ मिलके होता है। जब आपको अपना भविष्य नहीं दिखेगा
तो बड़ा आसान है ना, कोई आपको आके ये कहे कि भाई तुम अपनी गलती के लिए जिम्मेदार नहीं हो, देखो तुम्हारा तो शोषण किया है, तुम्हें तो गुजरातियों ने लूट लिया, महाराष्ट्र वालों ने लूट लिया, तुम्हें तो किसी और ने लूट लिया, तुम्हारी दुर्दशा के लिए कोई और जिम्मेदार है। ये तो बड़ा आसान है किसी को भी समझाना, क्योंकि किसी को भी अपनी गलती मानना सबसे कठिन कार्य है। ये मान लेना बड़ा आसान है, मैं तो बड़ा काबिल था, मुझे दूसरों ने पीछे खींच लिया। तो इसीलिए अलगाववादी जब निराशा होती है तो लोगों को समझा पाने में सक्सेसफुल होते हैं कि देखो बाकी लोग शोषण कर रहे हैं, तुम अलग हो जाओगे, वखरे हो जाओगे, न्यारे हो जाओगे, तो तुम बहुत अच्छे हो जाओगे, फिर तुम सब कुछ कर लोगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। तो यहां से इसका बीज पनपता है। सिर्फ यहां से नहीं, और भी कारण है, ये भी एक कारण है, निराशावाद। मैं इस पॉइंट को आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं। देखिए, कल्चरल दरिद्रता तो जो मैंने भोजपुरी संगीत में देखी, मतलब जी इस धरती का सबसे घटिया, सबसे जी जी गंदा, सबसे घिनौना अगर लोक संगीत या रीजनल म्यूजिक अगर सुनना है तो आप भोजपुरी गाना सुन लीजिए। वो तो जी अश्लीलता के मतलब इतने गहरे गड्ढे में रोज नई गहराई में गिर रहे हैं। और भोज जी जी स्पेशली आई एम नॉट श्योर अबाउट बिहार, पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो म्यूजिक सुना जा रहा है वो तो इतना अश्लील और इतना घटिया है कि जी अब जी वो जैसे वो जो सर जो नशेड़ी होता है ना, वो शुरू में 2-4 पैग में उसका काम चल जाता है, फिर वो बोतल भी उसको नहीं चढ़ती जी है। जी तो ये जी 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 उत्तर प्रदेश का जो भोजपुरी म्यूजिक है वो उस गर्त में गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। जी पंजाब जी का जी मैं आपको बताऊं, इनका कोई गाना दुनाली बंदूक AK-47 ड्रग्स, या दारू पिया अलगाववाद, बोतला। अलगाववाद जी है, खालिस्तान है, जी उसको मार दो उससे बदला ले लो, जट इतना जट उतना, जट दारू पी के टल्ली हो गया। जी जी। तो अच्छा, आपने कहा ये निराशा से उपजता है इस प्रकार का। निराशा एक बहुत बड़ा कारण है। जी जी जी। कौन सी निराशा, किस चीज की निराशा? विकास ना होने की निराशा। पंजाब में जिस प्रकार का डिक्लाइन हो रहा है ना, कि आपकी अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ रही है, जब आपको दिखता है कि कहीं भी कोई भी मेरा रास्ता रोक देता है, कहीं भी कोई काम आगे नहीं बढ़ता है, कोई प्रोजेक्ट, सड़क खुद नहीं शुरू हुई तो वो खुद ही रही है कई साल, तो ऐसे आप धीरे धीरे जब देखते हैं बचपन से बड़े होने तक, तो आप में निराशा आती है कि यहाँ चीजें रुक गई है, यहाँ से चीजें आगे नहीं बढ़ रही। भले ही आपका जीवन अच्छा हो, आपका जीवन खराब नहीं है, किंतु आपको विकास नहीं दिख रहा। तो जहां पे ये स्टेगनेंसी, रुकावट आ जाती है ना, वहां पे थोड़ा निराशावाद जन्म लेता है। इसलिए आगे बढ़ते रहना बड़ा जरूरी है, भले ही आप डेवलप हो गए। तो पंजाब आगे था, पंजाब अच्छा कर रहा था, किंतु जब उसमें रुकावट आने लगी, लोगों को आगे भविष्य कम दिखने लगा, चीजें रुकने लगी, तो वहां निराशावाद जन्मता है कि यहाँ कुछ नहीं रखा, यहां से बाहर चलेंगे। मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ उन लोगों की साइकोलॉजी समझ के आपको बता रहा हूं कि लोग किस प्रकार से इसको देखते हैं। अंदर 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 थोड़ी घुटन होती। जी नहीं, मैं बताता हूं, जब भी कोई ये कहता है ना कि यहां कुछ नहीं रखा, आई एम गोइंग फॉर अ ग्रीनर पास्चर, जी जी है, जी जैसे कोई गाय ये जी कहे कि नहीं गंगा किनारे मुझे घास अच्छी खाने को नहीं मिल रही है, गंगा जी किनारे घास की बड़ी कमी जी हो जी गई है, मजा नहीं आ रहा, ओके लेट्स गो टू जैसलमेर, जी 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 या लेट्स गो टू सहारा मरुस्थल, जी वहां पे पानी की नहरें बह रही हैं और वहां तो बहुत हरियाली है। सर एक बात बताइए, जब लोग मुझसे बताते हैं ना कि यहाँ अपॉर्चुनिटीज की कमी है यहाँ, जी जी तो और यहाँ जॉब्स नहीं है, जी हैं, यहाँ पे तो कमाई नहीं है, तो मैं उनसे जी पूछता हूँ कि जी चलो जिसके पास जॉब नहीं है, जिसके पास कमाई नहीं है, वो कहीं और जाके जॉब या कमाई ढूंढने लग गए तो समझ, जो यहाँ पे 3 लाख 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है जी वो जी क्यों जा रहा है कनाडा? जो यहाँ पे जी, वो अरबपति है, कंपेयर अपने आप अरबपति है, को उससे करना है। जी 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 मैं करोड़पति की जी, बात मैं नहीं कर रहा जानता हूं, हूँ इस प्रकार का। जी जी अरबपति लोग क्यों जा रहे हैं कनाडा, जिनका जी बाप DIG IG DGP है सर,
जी उसका बेटा क्यों कनाडा जाके ट्रक चला रहा है? अच्छा, यहाँ पे जॉब जी, आपका अपॉर्चुनिटी वीडियो नहीं थोड़ा है अटक लेकिन रहा है शायद। जी, जी, आपका वो थोड़ा वीडियो वो अटक रहा है, शायद इंटरनेट स्लो है, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ, हाँ। नहीं, तो वो देखिए, रिकॉर्डिंग में कुछ सही हो चीज़ें। जाता है। जी, जी, तो जी, जी, एक बात बताइए ना, कहते जी, हैं यहाँ जॉब नहीं है, वहां जाके तुम कौन सा कलेक्टर बन जाते हो? वहां पे तो जी, स्टोर जी, में जी। सामान टिकाने के लिए अगर 5 वैकेंसी होती है तो 5,000 लड़का लाइन लगा रहा है इस वक्त। तो वहां जी, 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 कौन सी स्थिति यही एम्प्लॉयमेंट है। अपॉर्चुनिटी है? कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है, लेकिन जो ग्लैमराइज़ेशन है ना उसका, गानों के ज़रिए, या जो थोड़ा दिखावेबाज़ी है, जो उनके अमीर रिश्तेदार करते हैं या अपने आप को उस प्रकार दिखाते हैं, उसके कारण ये थोड़ा लोगों को दूर के ढोल सुहाने वाली स्थिति पैदा हो गई लोगों के लिए। कुछ लोगों ने वाक़ई में बहुत तरक्की की है, बहुत अच्छा किया है कनाडा में जाके या अमेरिका में जाके। एग्ज़ाम्पल सिर्फ़ उन्हीं 5% सक्सेसफुल लोगों का लिया जाएगा। लेकिन कोई भी उन 50%, 60% फेलियर्स को नहीं देखेगा जो वहाँ धक्के खा रहे हैं, जो वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट सब्सिडी पे पल रहे हैं, जो वहाँ ड्रग्स कल्चर को और फैला रहे हैं, वहाँ भी जाके गन कल्चर में घुस गए हैं, या वहाँ जाके एक अपना पैरेलल माफिया आज बना रहे हैं। तो ये सब तो प्रॉब्लम है ही, और ये प्रॉब्लम हरियाणा में भी फैल रही है जी। ये पंजाब तक सीमित नहीं रही है। ये प्रॉब्लम हरियाणा में भी फैल रही है। यहाँ क भी आज मैं देख रहा हूँ तो न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया का जैसा क्रेज़ है, कनाडा का थोड़ा कम है, लेकिन यहाँ जो न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया का उतना ही क्रेज़ हरियाणा में भी आज है। किले बेच के सानू न्यूज़ीलैंड जाना। तो ये हरियाणा में भी हमारे आ गया। तो इसका कारण कहीं न कहीं लड़कों को लगता है कि बाहर खुला कल्चर, कहीं न कहीं वो शायद फ्री सेक्स, या जो उन्मुक्त जीवन की जो परिकल्पना है, या बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर पाने का जो सपना है, शायद वो उनको खींच लेता है। अब उसमें सच्चाई कितनी है उनको पता नहीं होता, और वहाँ जाके आधे लोग पछताते भी हैं। लेकिन वापस यहाँ सच्चाई बताने वाला बहुत ज़्यादा तबका नहीं है, और बताने वाला है भी तो वो उतने पॉपुलर नहीं है, क्योंकि जिनके पास ग्लैमर है, जो वहाँ जाके बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ लैम्बोर्गिनी चला रहे हैं, जिन्होंने बड़ी कंपनियाँ एस्टेब्लिश कर ली, उनका ऑब्वियसली ग्लैमर ज़्यादा है, तो उनको देखने वालों की भीड़ ज़्यादा है। और जब कोई आकर्षित होता है ना, तो बस वो उसी को देखता है जिसको उसे देखना है, फिर वो बाकी चीज़ें नहीं देखता। नहीं, अच्छा मुझे एक चीज और बताइए, इस बार जो ये जी, किसान आंदोलन 2.0 हुआ है, जी, इसमें एक बात बार-बार कही कि हमने जब तुम भूखे मर रहे थे, जब भारत भूखा मर रहा था तो जी, हम ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए। पहली बात तो जी, मुझे एक बात जी, बताइए, मुझे मैं अभी एक विद्वान का भाषण सुन रहा था, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि ग्रीन जी, रेवोल्यूशन का सारा जो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन वो पंजाब में किया जाएगा, वो उसको एमपी में या जी, यूपी में या बिहार में या बंगाल में भी कर सकती थी। जी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके लिए जो भी सब्सिडीज और जो भी बूस्ट देना था इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को, वो गवर्नमेंट जी, ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि आपके यहां करेंगे। जी, 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 अब मुझे बताइए कि उस ग्रीन रेवोल्यूशन से हम गेहूं चावल में सेल्फ सफिशिएंट हो गए, यस, एग्री। जी, 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 पर जब एक बार हमारे पास गेहूं चावल सरप्लस हो गया तो हम उसी रास्ते पे आगे बढ़ते चले गए, पर उसकी एक कीमत जी, हमने बहुत बड़ी कीमत पर्यावरण के रूप में चुकाई है। जी, जी, बिल्कुल। आज हमने अपने पंजाब के पूरे वाटर लेवल को, जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है, उसको हम खा गए, और हमने जी, इतना ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर और इतना ज्यादा पेस्टिसाइड इस्तेमाल किया कि आज जी, हमारा पूरा है इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर की वजह जी, से पूरा एनवायरनमेंट हमने दूषित कर लिया। हमारे यहाँ से एक कैंसर ट्रेन चलती है, जो कि कैंसर जी, के, और बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पीने के लिए पानी जो है एक बहुत बड़े इशू हो गया। सरकार ने बोल दिया कि यह एक पानी, जमीन का पानी बिल्कुल भी पीने लायक नहीं बचा है। जी, 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 तो ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो मिथ है, जी, मिथक है, ये जी, इतना क्यों, ये और ये रेटोरिक आज भी चल रहा है? जी, जी, जी। जी, मैं इसका आपको इसकी अगर सच्चाई क्या मिथ की बात करें, जी, जी, जी। एक तो मैं आपको ये कहूँगा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में हम एक अलग वीडियो करेंगे हरित क्रांति पे, क्योंकि एक अच्छा टॉपिक है जिस पे एक बड़ा वीडियो किया जा सकता है। जिस पे मैं स्वामीनाथन जी पहले क्या कहते थे, बाद में उन्होंने क्या कहा, फिर उनका जो एवरग्रीन रिवॉल्यूशन है वो क्या है,
जिसमें अब नई बात क्या हो रही है, भारत सरकार का करंट मॉडल क्या है, इजराइल मॉडल से कैसे उसको हम चेंज कर रहे हैं, मैं ये सारा फिर उसमें बात कर सकता हूँ। तो हरित क्रांति को पूरा शुरू से लेके मैं आज तक उसको एक अलग वीडियो में ले जा सकते हैं, क्योंकि वो वीडियो लगभग 1 घंटा हो चुका है, तो फिर ये इसमें बहुत लंबा हो जाएगा। मैं इसमें एक छोटा सा बताता हूँ आपको, लेकिन जी। पंजाब के संदर्भ में 1947 से 1965 तक भारत सरकार ने 170 करोड़ रुपया लगभग खर्च किया सिंचाई परियोजनाओं पे पूरे भारत में। उस 170 करोड़ का लगभग 100 करोड़ पंजाब में खर्च हुआ, जो आज का पंजाब जमा हरियाणा। लेकिन मैक्सिमम उसका वो आज वाले पंजाब में ही रहा, उसका हरियाणा को, जो हरियाणा वाला पार्ट था, बेनिफिट कम मिला। मतलब भारत सरकार ने ही 60% से ज्यादा पूरे भारत का सिंचाई का पैसा सिर्फ पंजाब में खर्च किया। इसी कारण से जब ग्रीन रेवोल्यूशन करना था 1965 के बाद, तो कहां करेंगे? उसी जगह करेंगे ना जहां हमने पहले से जमीन तैयार की है, जहां हमने पहले से सिंचाई का नेटवर्क बना दिया है। इस कारण पंजाब उसका बेनिफिट ले गए, क्योंकि 1965 तक बाखड़ा नंगल के थ्रू पंजाब का 40% एरिया लगभग इरिगेशन पा रहा था, लगभग सिंचाई पा रहा था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट मिलने का तो ये कारण है जी। एक दूसरा कारण था, पंजाब काफी नॉर्थ स्टेट है, जम्मू कश्मीर हिमाचल के लगभग साथ साथ। तो पंजाब क्योंकि सबसे नॉर्थ है, तो गेहूं के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त भी था, मैदानी और थोड़ा ठंडा होने के कारण। तो इस कारण भी पंजाब में गेहूं नेचुरली सबसे बेटर होगा, क्योंकि गेहूं थोड़ी ठंडे मौसम की फसल है। तो इस कारण से पंजाब को चुना गया, जिसमें कुछ गलत नहीं है। मैं उनकी जगह डिसीजन ले रहा होता, आप ले रहे होते, आप भी पंजाब को चुनते। अब उसके बाद जब 1978 आते आते 80 आते आते भारत में गेहूं की पैदावार पूरी बढ़ गई। उसके बाद प्रॉब्लम यही हुई जो आप भी कह रहे हैं, कि गेहूं के बाहर हमने आगे नहीं देखा कि अब गेहूं को रोक के यहाँ अब आगे कुछ और पैदा करें। हमारे यहाँ दलहन की कमी है, हमारे यहाँ तिलहन की कमी है। हमने पंजाब में या हरियाणा में उस ओर बहुत अधिक नहीं ध्यान दिया, और उस कारण गेहूं चावल उगाते रह गए, जिसको मैं एमएसपी का जाल कहता हूं। एमएसपी के जाल में फंस गए, और पंजाब वहां से आगे नहीं बढ़ पाया। हरियाणा के साथ थोड़ा अच्छा ये हुआ, हरियाणा ने थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर लिया। हरियाणा का जो पूरा बागड़ एरिया है, रोहतक से लेके भिवानी तक का, उधर गेहूं और चावल उसके लिए वो उतना अच्छा नहीं था, तो वो हमेशा से थोड़ा सा दलहन का, तिलहन का और ज्वार का, इन चीजों का सिस्टम बना रहा। तो हरियाणा डाइवर्सिफाई करता गया और बाद में फल सब्जियों की तरफ भी आ गया। तो हरियाणा आज इसलिए थोड़ा पंजाब से बेहतर कर रहा है, किंतु पंजाब उसी एमएसपी के जाल में उलझा रह गया। इसलिए पंजाब का ही किसान सबसे ज्यादा एमएसपी के लिए लड़ रहा है, और सबसे ज्यादा एमएसपी पे अड़ा हुआ है। ये भी एक कारण। तो हरित क्रांति को रुक जाना चाहिए था 1980 में। हमारी गलती रही कि हमने उस मॉडल को 25 साल और खींचा, और पंजाब उसे आज भी खींच रहा है। वो 3 कृषि कानून हमें उस हरित क्रांति वाले मॉडल से बाहर निकाल सकते थे, किंतु बाकी तो आप जानते हैं और सारे दर्शक भी जानते हैं। लेकिन इस पे एक बहुत अच्छा वीडियो बनेगा, जिसमें हम पूरा इजराइल मॉडल तक लेकर इसे आ सकते हैं, कि आज क्या करना चाहिए, भविष्य क्या है एग्रीकल्चर में। तो मुझे ये एक एक बात बड़ा विषय बताइए, होगा। गौरव भाई, मुझे एक बात बताइए कि जब गांव जी, में बंटवारा होता है, जी, तो गांव का एक अनपढ़ किसान भी इस बात को समझता है कि जो सड़क के किनारे वाला प्लॉट है जी, उसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी, जी, और जो सड़क से 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर है उसकी जी, मालियत, उसकी वैल्यू भविष्य में आज भी कम है और भविष्य में भी कम ही रहेगी, और जी, सड़क वाला प्लॉट बहुत कीमती हो जाएगा। ये तो कॉमन जी, सेंस। सर, जब जी, 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 हर कोई समझता है। पंजाब का जब ट्राइफरकेशन हुआ जी, और जब उसको 3 हिस्सों में बांटा गया, तो जी, क्या पंजाब के लीडर्स ने एक बार भी नहीं सोचा कि हम थोड़ा सा हिस्सा तो देश की राजधानी के, आज हम देश की राजधानी तक हैं। भाई, अगर पुराने पंजाब जी, की आज बात करें, तो पुराना पंजाब जो है, मैंने सुना है कि राइट फ्रॉम वो सरचू, पेशावर। जी, जी, नहीं वो नहीं, वो उतना हाँ, पुराना हिमाचल नहीं, में सरचू। जी, 47 के बाद वाला, जी, जी, लेह जी, 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 लद्दाख जी, जी, वाली रोड पे जो वो केलोंग, सरचू है जी, हिमाचल। हाँ जी, हाँ जी। सरचू हिमाचल में पड़ता है।
जी 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 केलोंग, केलोंग मान जी। लेते हैं। केलोंग हाँ, से शुरू केलोंग मान होता लीजिए, था वो भी हिमाचल पंजाब, का ही पार्ट है जी। केलोंग से शुरू होता था जी और पलवल तक और आगे तक चला जाता था और वो उधर राजस्थान में घुस जाता था पंजाब। जी 3 जी जी हिस्सों जी में बांट जी दिया। आज आप जी पटियाला और लुधियाना, जालंधर, अमृतसर में जाके सिमट गए और दिल्ली से जी चले गए 400 किलोमीटर दूर, जी या दिल्ली से चले गए 250 किलोमीटर दूर, है ना? जी 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 दिल्ली के नजदीक है गुड़गांव, दिल्ली के जी नजदीक है फरीदाबाद, दिल्ली जी के जी नजदीक है सोनीपत, दिल्ली के नजदीक है जी झज्जर। जी एक अकेला गुड़गांव शहर, जो कि एक जी जमाने में रेत के टिब्बे होते थे सर। जी मैंने वो रेत के टिब्बे वाला गुड़गांव देखा हुआ है अपनी आंख से, जी 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 80 के जी दशक में। तो सर, जी जो पंजाब की जो लीडर्स थे, जो पंजाबी सूबे के लिए मरे जा रहे थे, उनमें इतनी भी दूरदृष्टि नहीं थी कि हम अपने स्टेट का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। जी। सिख बहुल राज्य पाने की जो इच्छा थी ना, उसके आगे सब गौण हो गया था, उसके आगे सब तुच्छ हो गया था। मृग तृष्णा होती है ना, जब वो उठती है तो आपको कुछ और नहीं समझ में आता। हाँ। और या फिर आपके वहां भोजपुरी में भी एक कहावत है ना, जब इंसान एक विशेष ऑर्गन के थ्रू सोचने लगता है तो बाकी कोई लॉजिक काम नहीं करता। एक तो मेरे मेरे हर प्रोग्राम में भोजपुरी थोड़ी बहुत आ ही जाती है। तो जी, मैं पटना में रहा हूँ काफी समय, तो मैं भी थोड़ा बहुत समझ लेता हूँ, जानता हूँ थोड़ा। जी सर, जी। एक मृग अकेला तृष्णा है गुड़गांव, ये। आपने जो हिस्सा मांगा, जी पंजाब के लीडर्स ने जो हिस्सा मांगा, उससे ज्यादा की मालियत एक अकेले गुड़गांव शहर की निकल आई। जी तो जी सर, वो मेरे पिताजी एक बात कहा करते थे कि बड़े बुजुर्गों की जो गलतियां होती हैं, उनका उनकी गलतियों का खामियाजा आने वाली पीढ़ियों, संततियों को भुगतना पड़ता है। जी। मैं एक बात इसमें कहूंगा। आप ये मान के चलिए, अगर हरियाणा आज भी उसी पंजाब का हिस्सा होता और उसी प्रकार का खालिस्तानी आंदोलन हुआ होता और इसी प्रकार के यूनियन हमें भी रूल कर रहे होते, क्योंकि मैं भी हरियाणा में हूं, तो आज मेरा सोनीपत भी बैकवर्ड होता और गुड़गांव भी बैकवर्ड होता। ये ऐसा बन ही नहीं पाता। तो ये तो वो बात है ना जी की आज जो वो डेवलप्ड पार्ट है, उसको देख के अगर हम कहें काश मैंने ये ना दिया होता, लेकिन उसको डेवलप आपने नहीं किया, उसको डेवलप दूसरे ने किया जिसको आपने दे दिया था। जैसे आज पाकिस्तान में बड़े लोग कहते हैं कि काश हम भारत में होते, काश उस समय अलग ना हुए होते। आज भारत की डेवलपमेंट देख के, यूट्यूब पे वीडियो देख के पाकिस्तान में बड़े लोग रिएक्शन वीडियो में कहते अरे काश इंडिया में हुए होते। लेकिन भाई, तुम लोग अगर आज इंडिया में होते तो इंडिया में ये कुछ नहीं हो रहा होता। इंडिया में एक समुदाय विशेष की जनसंख्या 50% होती और आज हम सड़कों पे सिविल वॉर कर रहे होते, भारत में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ होता। तो वो स्थितियां बदल जाती। तो ये भी उसी प्रकार से हो सकता है। यूनाइटेड पंजाब बहुत अच्छा रहता, मैं नहीं जानता हूं कि उस समय वो कैसी करवट लेता। बस मैं एक बात कह रहा हूं कि हो सकता है गुड़गांव ऐसा ना होता, या हो सकता है इससे भी अच्छा होता। इसलिए जो डिसीजन पास्ट में हो गया, आज उस पर पीछे जाने का तो कोई बहुत अधिक मुझे लगता है कि अ, विशेष फायदा हमें है नहीं, ना उन पंजाबी लोगों को है, ना हम हरियाणवी लोगों को है कि हम सोचें कि काश उस समय ना अलग हुए होते तो क्या पता किस रूप में आज होते। हो गए तो अब जैसा है उसको हम देख रहे हैं। नहीं, कई बार ना मैं कई लोगों से पूछता हूं, आपसे भी पूछ रहा हूं, आखिर सिख बहुल जी पंजाबी सूबा बना के पंजाब को हासिल क्या हुआ? सिख बहुल जी जी पंजाब को नेट क्या हासिल हुआ पंजाब का जी। ट्राइफरकेशन करके? चौधर, कुछ लोगों को चौधर हासिल हुई थी। हरियाणा में चौधर, कहते हैं ना जी, रोटी से भी बड़ी चौधर। और उन्हीं चौधरियों के बच्चे तो कनाडा गए पहले। जी 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 सबसे पहले उन्हीं चौधरियों के बच्चे ही कनाडा गए। जी
एक क्या घंटा हासिल हुआ मैं बताता हूँ। पंजाबी भाषा में साइन बोर्ड लगाने थे हर जगह, पंजाबी हाँ, भाषा को कंपलसरी करना था। अगर हिंदी बहुल स्टेट में होते, हिंदी भाषियों के साथ मिले जुले होते, तो वो नहीं कर पाते। हमें बातें नहीं कर पाते कि सभी पंजाबी पढ़े, सभी गुरुमुखी में पढ़ना सीखे। तो वो जो इच्छा थी ना, वो ज्यादा प्रबल थी। तो आज हर जगह गुरुमुखी देख के बस वो जी रहे हैं, खुश हैं। तो ये अच्छा मुझे एक पाया बात उन्होंने बताइए, कि उनके सब साइन बोर्ड। जी पंजाब के 3 टुकड़े हुए, आज पंजाब में हर जगह आपको गुरमुखी दिखाई देती है। हिंदी से इनको बड़ी जी सख्त नफ़रत है। हरियाणा में हर जगह जी हिंदी दिखाई देती है। जी हरियाणा में हर जगह हिंदी दिखाई देती है और हिमाचल में हर जगह हिंदी दिखाई देती है। जी जी हिमाचल भी तो हिमाचली भी जो पंजाबी से मिलती-जुलती या पंजाबी की ही छोटी बहन जी एक डायलेक्ट है। जी 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 जी। डोगरी है और जो हाँ, दूसरी भाषा है सब। जी तो सर आपने पंजाबी में साइन बोर्ड लिख के नेट रिजल्ट सर, और इसके और ये जो अंधाधुंध माइग्रेशन हो रहा है ना, इसके जो दुष्परिणाम हैं, जैसे आपने कह दिया कि ये बड़ा लंबा विषय है। अभी जैसे आपने कहा कि ग्रीन जी रेवोल्यूशन पे हम अगले वीडियो में जी फिर से डिस्कस करेंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या अच्छे प्रभाव हुए और क्या दुष्प्रभाव हुए। अच्छा, जी फ्यूचर ये अगर ग्रीन रेवोल्यूशन के जो दुष्प्रभाव हैं, इनको अगर तुरंत नहीं रोका गया, जी तो क्या सचमुच बहुत ज्यादा भयावह स्थिति हो जाएगी? और इसको रोकने के लिए हमको क्या करना होगा, ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। जी 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 तो आज के लिए गौरव भाई इतना ही। आपको क्लोजिंग रिमार्क देना है जी तो दीजिए, नहीं तो फिर आज इस वीडियो को समाप्त किया जाए। जी। हमने पंजाबी म्यूजिक कल्चर और आपने भोजपुरी भी उसमें साथ में जोड़ दिया था, तो जरा दो लाइन उस पे कहना चाहूंगा। जी बताइए। जिस पर मेरी एक थ्योरी है, मेरा एक थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है कि पंजाबी म्यूजिक और भोजपुरी म्यूजिक इस प्रकार खराब क्यों हुआ। तो मेरी समझ ये कहती है कि जब 1995-96 के बाद म्यूजिक वीडियो टीवी पे आने लगे, वहां से ये बदलाव आया। म्यूजिक वीडियो टीवी पे आया तो सिंगर पहली बार टीवी पे आया। उससे पहले सिंगर सिर्फ कैसेट के कवर पे होता था। सिंगर को जहां लाइमलाइट मिली तो सिंगर की पब्लिसिटी हुई, उसमें ग्लैमर आया। धीरे धीरे वो सिंगर अपने आप को फिट बनाने लगा, क्योंकि अब उसे टीवी पे दिखना है, म्यूजिक वीडियो में दिखना है। उसने अपने ऊपर शरीर पे थोड़ा काम किया। तो आगे चल के इन्हीं लोगों को, क्योंकि ये ऑलरेडी एक पब्लिक फिगर है, फिल्में भी मिलने लगी। अब यहाँ की जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री हो या पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री हो, कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइज फिल्म इंडस्ट्री तो है नहीं। अब इसमें किसी को घुसना है तो उसके लिए रास्ता क्या है? एक म्यूजिक वीडियो बनाओ, अपने चेहरे को दिखाओ। एक तरीके से वो म्यूजिक वीडियो फिल्म में घुसने का ऑडिशन हो गया। अब जब आपको फिल्मों में घुसने के लिए म्यूजिक ही बनाना है, तो आप म्यूजिक कैसा बनाएंगे? अब कलाकार लोगों की जगह मॉडल आने लगे। मॉडल म्यूजिक वीडियो बना रहा है, जिसकी कला उसकी साधना नहीं है, जो संगीत के लिए नहीं आया है। तो मॉडल के जीवन में क्या होता है? जिम जाना, लड़कियां घुमाना, बड़ी गाड़ी में घूमना, एक तरह का मेटेरियलिस्टिक जीवन। तो उसी प्रकार के उनके म्यूजिक वीडियो भी हमें दिखने लगे। ये सब लेट 90s के बाद हुआ। पिछले 20 साल में, 25 साल में हमने देखा टीवी पे। तो जैसी एक मॉडल की सोच होगी, उसके म्यूजिक वीडियो वैसे दिखेंगे। जैसी एक गायक की, एक कलाकार की सोच होगी, उसके म्यूजिक वीडियो वैसे दिखेंगे। तो मलकीत सिंह के, गुरदास मान के वीडियो भी अगर आए तो उनमें हमने कभी नहीं देखा इस प्रकार से। किंतु एक मॉडल जो ऑटो ट्यून पे गाना गा रहा है, जिसका पर्पस गाना गाना नहीं है, जिसका पर्पस सिर्फ ये है कि किसी प्रकार से अपनी लाइमलाइट बनाओ, अपने चेहरे को सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, तो वो एक तो सेंसेशनलिस्ट हो जाएगा। तो भोजपुरी में क्या हुआ? मुझे बस पॉपुलर होना है, मुझे बस वायरल होना है, तो गंदी से गंदी गाली दूं। शुरू में लोग शॉक वैल्यू के लिए सुनेंगे कि अरे क्या बोल दिया भाई, ये ऐसे कोई बोल सकता है क्या? तो लोग अरे बाप रे, ये क्या, अरे ये ऐसे कैसे बोले, इतना खुला बोल रहे। तो शुरू में लोग इसलिए सुनते थे। फिर धीरे धीरे इसी के आदी हो गए, तो अब उसमें सिर्फ शॉक वैल्यू के लिए नहीं, अब उसमें बिल्कुल क्लियर कट सब कुछ गंदी भाषा बोलनी जाने लगी। तो वो कल्चर ही बन गया। तो जहां ये मॉडल फिल्मों में घुसने के लिए, भोजपुरी म्यूजिक में देख लीजिए ना, निरहुआ फिल्म स्टार बना गायकी से। रवि किशन, रवि किशन नहीं, माफ कीजिएगा, जो ये दिल्ली में भाजपा के एमपी है, मैं नाम हाँ, भूल रहा हूँ अभी। मनोज तिवारी। मनोज मनोज तिवारी, तिवारी। मृदुल जी। और बाकी भी खेसारी लाल, सब लोग फिल्मों में आए ना जी गायकी से। हम्म।
उसी प्रकार पंजाबी में दलजीत दोसांझ है, और अभी ये लग दी लाहौर दियां, ये मैं गायकों के नाम आजकल नए गायकों के उतने नहीं जानता हूँ, तो उस प्रकार याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इनके जो गायक है वो भी फिल्म में आए, और भी जो गायक है वही फिल्मों में ज्यादातर आ रहे हैं। बब्बू मान फिल्मों में हीरो आए, गुरसेवक मान फिल्मों में हीरो आए, हरभजन मान फिल्मों में हीरो आए, ये सब गायकी से आए। तो गायकी पासपोर्ट बन गया, फिल्म म्यूजिक वीडियो बनाना पासपोर्ट बन गया फिल्मों में आने का। इस कारण मुझे लगता है कि ये बेड़ा गर्क म्यूजिक का हो गया इस मार्केट में। तो बस ये मैं कहना चाह रहा था, ये मेरी अपनी, मतलब मैं बैठ के कभी कभी सोचता हूँ, तो मतलब मेरे दिमाग का थोड़ा सा ये एनालिसिस है कि भोजपुरी म्यूजिक और पंजाबी म्यूजिक दोनों के बेड़ा गर्क होने का एक ही कारण है, कि फिल्म इंडस्ट्री या किसी भी इंडस्ट्री का ऑडिशन बन के रह जाना। जी, आपको क्या लगता है? अब मुझे मुझे आपसे, हालाँकि अब सवा घंटे की हमारी वीडियो हो चुकी है, अब हमें कंक्लूड करना है इसको। पर मुझे आपसे बात करते-करते जी, मुझे एक ध्यान आया कि एक वीडियो मैं इस पे करना चाहूँगा, हरियाणा से ही किसी को इनवाइट करके, कि हरियाणा के जी, म्यूज़िक में कितनी अश्लीलता आई है। हरियाणा में जो ये सपना चौधरी जी, टाइप जो कल्चर डेवलप हुआ, सपना चौधरी को जो जी, जी, एक्सेप्टेंस मिली हरियाणवी सोसाइटी में, जी, 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 और ये लाहौरी नाटक होते थे ना, पंजाबी वो पाकिस्तानी नाटक आते थे पहले, हाँ, हाँ, हाँ। उनमें नाटक शुरू होने से पहले लड़कियां बिल्कुल इसी तरह नाचती थी। ये इसका इंस्पिरेशन वो है, लाहौरी मुजरे कह सकते हैं हम। हाँ। जो भारत में पहले वीडियो कैसेट पे बकरा किश्तों पे और ये सब आते थे ना, तो इनमें हाँ, बीच हाँ, में हाँ। ब्रेक होता था, क्योंकि ये टीवी पे लाइव परफॉर्म होता था, तो उस टाइम पे लड़कियां आके ये वाला डांस करती थी। तो सपना चौधरी तो मुझे बिल्कुल क्लियर समझ में आता है कहां से अपने पूरे स्टेप, अपना पूरा स्टाइल लेकर आई है। ये लाहौर की हीरा मंडी वाला जो स्टाइल है ना, ये वो स्टाइल है। तो हम अगले, मैं एक वीडियो इस पे बनाना चाहूंगा कि आखिर हरियाणा की सोसाइटी ने इसको एक्सेप्ट कैसे कर लिया। जी, 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 इस पे बात करेंगे, थोड़ा मैं भी सोचूंगा पहले। और उसके और बाद हरियाणा का जो ओरिजिनल जी, म्यूजिक था, रागनिया, मैंने तो जी, बहुत रागनी सुनी है, क्योंकि मैं अखाड़ों में रहा हूं, तो जी, उन जी, दिनों मैंने भी पहलवान, सुनी। उन दिनों ये मॉडर्न हरियाणवी म्यूजिक नहीं होता था। है, तो जी, जी, हरियाणा मीन्स ओनली एंड ओनली रागनी। तो जी, रागनी से मेहर चल की, के हम कहाँ तक आ गए। जी, खड़कियां की हमने भी सबकी सुनी है जी। जी, तो नरसी गौरव का भाई, बात भी बहुत बहुत सुना है जी, सारे सुने हैं ये जी। जी, बातें बातें करने के लिए तो इतनी है कि मैं तो जी, जी। वैसे कई बार लेकिन ना, जब हरियाणवी में करेंगे ना, तो भाषा भी अपनी हरियाणवी रखेंगे, फिर बात भी हरियाणवी में करेंगे। मतलब वो अपनी बोली बिना फिर स्वाद नहीं आवे। हाँ, अभी ठीक है तो जी, मैं अगले हिंदी बोल वीडियो रहा में। हूँ, लेकिन मैं ये, जी, जी, हरियाणा हाँ, पे वीडियो हरियाणवी भाषा में करेंगे जी, हरियाणवी बोली में। गौरव भाई, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं ऐसे ही किसी सोशल डिस्कशन में, सोशल टॉपिक के जी, साथ। आज के लिए इतना है। दर्शकों, आपको उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने कमेंट, आपने आप कमेंट बॉक्स में हमारे लिए आप और क्या सवाल पूछना चाहते हैं गौरव भाई से, जी, पूछिए। जी, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी, प्रणाम। प्रणाम।